Hello students, this is Rajesh sir and I welcome you all to my YouTube channel काबिल अकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का शानदार एप्लीकेशन हम स्पॉटिंग एरर्स के साथ कर रहे हैं, जहां पे हम रूल्स को भी डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपका ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन, ग्रामेटिकल नॉलेज बहुत ही स्ट्रांग हो जाए एग्ज़ाम आने के पहले। आज दिवाली है और इस दिवाली के मौके पर मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। सुख समृद्धि माता लक्ष्मी आप लोगों को ज़रूर प्रदान करें और आने वाले किसी भी संघर्ष के लिए आप तैयार रहें और विजयी बन के उभरे। इसी संदेश के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये तीसरा वीडियो, तीसरा सीरीज़ इसी सीरीज़ का नेवर से नेवर सीरीज़ का, जहां हम लोग बेहतरीन अगले 30 क्वेश्चंस को देखेंगे, जहां पे हमें स्पॉटिंग एरर करना है, जहां पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो एक ग्रामर का एक बहुत अच्छा पार्ट है उसको किस तरह से हम अप्लाई करते हैं एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस। सारे मेमोरी बेस के क्वेश्चंस हैं, सारे एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं मेमोरी बेस के, जो आपको करके बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, टू डाई विथ ऑनर इज़ बेटर देन लिव विथ डिसऑनर। हमें क्वेश्चन नंबर 46 में देखना है कि यहाँ पे एरर कहाँ पे है। देखिए स्टूडेंट्स, एक बार आप ट्राई कीजिए किस पार्ट में आपको एरर लग रहा है, एक बार कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ। जी हाँ, यहाँ पे देखिए ये जो स्पॉटिंग एरर का पहला सवाल है 46 नंबर जो कि सीरीज़ में चलता आ रहा है, यहाँ पे पीजीएस की प्रॉब्लम है। पीजीएस का मतलब मैंने अपने पहले वीडियो में ज़रूर बताया है। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग हमारा पहले 2 वीडियो जाके ज़रूर देखें ताकि स्ट्रक्चर और भी क्लियर हो जाए। पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। जहाँ हम अगर टेंस की प्रॉब्लम है तो पूरे सेंटेंस में हमें टेंस के फ्लो को मेंटेन करना है, प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के फ्लो को मेंटेन करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कोई भी लेसन हो, अगर उसकी प्रॉब्लम है पूरे सेंटेंस में हमें उसके फ्लो को मेंटेन करना है, बैलेंस रखना है, चीज़ें पैरेलल होनी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें, सबसे पहले टू डाई विथ ऑनर को लिव विथ डिसऑनर से कंपेयर किया गया है, और कंपैरिजन करने के लिए चूंकि टू डाई विथ ऑनर एक सिंगुलर फ्रेज है, सिंगुलर सेंस है, इसलिए हमारा वर्ब क्या है, सिंगुलर है, बिल्कुल सही है। और हमने कंपैरिजन करने के लिए हमें क्या चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, जो कि बेटर इस्तेमाल हुआ है, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम देन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक तो सही है, पर अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखें तो कंपैरिजन जब करते हैं तो कंपैरिजन के लेफ्ट साइड में और उसके राइट साइड में पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, एक ही फ्लो में होना चाहिए। यहाँ पे हमने इन्फिनेटिव वर्ब का इस्तेमाल किया है टू डाई, यानी टू के साथ हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया है, तो हम टू डाई विथ ऑनर को लिव विथ डिसऑनर से कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ भी हमारे पास एक वर्ब है लेकिन यहाँ पे टू मिसिंग है, यानी हमारा जो एरर है वो पार्ट सी में है, और ये क्या होगा, टू प्लस लिव, यानी यहाँ पे टू प्लस टू डाई की तरह टू लिव वाला हमारा स्ट्रक्चर जो है फॉलो होगा, क्योंकि हम टू डाई विथ ऑनर को टू लिव विथ डिसऑनर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे कंपेयर डिग्री यूज़ किया है देन के साथ, और सिंगुलर वर्ब है। इसका मतलब हमारा एरर जो है सी में है। स्टूडेंट्स बहुत कॉशियस रहिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, नोट्स बनाएं। आप जितना नोट्स बनाते जाएंगे उतनी आपकी तकलीफ़ें और कन्फ्यूजन कम होता जाएगा, क्योंकि देखिए सेंटेंस आसमान से नहीं उतरेगा, नया नया सेंटेंस वही रहेंगे, रूल्स वही जो बेसिक मैं आपको करा रहा हूँ वही चीज़ बार बार भेस बदल के फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, अलग अलग तरह के पैटर्न एग्जाम में दे दिए जाते हैं एसबीआई, पीओ बैंक या सीजीएल के एग्जाम में, लेकिन उनका बेसिक स्ट्रक्चर वही होता है जो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत मज़ा आने वाला है, बने रहिए मेरे साथ, और मेरे साथ भी आप गेस करते रहिए कि यहाँ पे एरर कहाँ पे है, बहुत मज़ा आएगा आपको। चलिए क्वेश्चन 47 में चलते हैं। इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। बताइए यहाँ पे एरर कहाँ पे है, कोशिश करें आप भी। देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट जो है हमारा पे, यहाँ जो हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है वो कौन है, आई। इट इज़ आई हु, यानी ये मैं हूँ जिसने, किसने, यानी मैंने, यानी आज हम हु या विच या जो भी हम
प्रोनाउन WH वर्ड का इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन की तरह, इसका रिलेशन यहाँ हु का रिलेशन अपने पहले आए प्रोनाउन या नाउन के साथ होता है और इसलिए हम इसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये हु का मतलब क्या होता है? हु का मतलब वही होता है जिसके लिए आया है। ये किसके लिए आया है? आई के लिए आया है। अगर हु का मतलब आई है तो हम यहाँ पे ईज का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि प्रेजेंट टेंस में ईज तो कभी लगेगा नहीं आई के साथ, और आई हमेशा क्या लेता है अपने साथ? एम का इस्तेमाल करता है। क्या लेता है? एम का इस्तेमाल करता है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? एम। इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। सो हमारा इस पार्ट में एरर है। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ कुछ टेंस की बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज आपको चाहिए और अब चीज़ों को आपको समझना होगा। ये सेंटेंस कई बार भेस बदल के आपके पास आता है बड़े बड़े सेंटेंस के रूप में, लेकिन इसका बेसिक स्ट्रक्चर वही होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। उसके जाने के बाद गौरी ने मुझे अपना नाम बताया या उसका नाम बताया। बताइए कौन सा एरर है? जी हाँ, देखें यहाँ अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखें, सब्जेक्ट है गौरी, यहाँ तो कोई खैर कोई एरर तो है नहीं। खैर यहाँ पे गौरी एक फीमेल है तो यहाँ गलती से सॉरी ठीक ही है, बिल्कुल सही है। सो गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, मैंने ही का नाम बताया तो ही के लिए तो हिज ही आएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखें यहाँ दो वर्ब है, एक है टोल्ड और एक है यहाँ पे लेफ्ट। क्या गलती हो सकती है? आप देखें देयर वेर टू इंसिडेंट्स दैट हैज़ ऑलरेडी बीन हैपेंड इन द पास्ट। दोनों घटनाएं घट चुकी हैं। गौरी ने नाम भी बताया था और वो जा भी चुका था। दोनों घटनाएं पास्ट में हो चुकी है। आपको चीज़ें समझनी होगी। ये है नाउ, नाउ यानी कि प्रेजेंट टाइम, ठीक है। आप इसके पीछे आएंगे तो ये आपका हो जाएगा पास्ट, और अगर आप पास्ट के भी बहुत पीछे जाएंगे तो इसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट। इस टाइम लाइन को आप समझिए, इस टाइम लाइन को आप समझिए। ये प्रेजेंट है, ठीक है। प्रेजेंट के पहले यानी जो बीत चुका है पास्ट, और पास्ट के पहले जो बहुत ज़्यादा पास्ट में जो घटनाएं घट चुकी है, पास्ट ऑफ द पास्ट, उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट, उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट। अगर ऐसा है तो आप देखिए कि यहाँ पे गौरी ने नाम बताया है और वो जा भी चुका है, लेकिन गौरी ने नाम कब बताया है? उसके चले जाने के बाद। इसका मतलब दोनों घटनाएं पास्ट में हुई है, लेकिन पहले कौन सी घटना घटी है? पहले घटी है उसका चला जाना, और उसके चले जाने के बाद गौरी ने नाम बताया है। तो याद रखिए, यानी कि जो वो गया है लेफ्ट, वो पास्ट ऑफ द पास्ट में हुआ है, और जो टोल्ड है वो पास्ट में हुआ है। तो जो ज़्यादा पास्ट में होगा, जब दो घटनाएं पास्ट में घट जाती हैं, तो जो पहले घट जाती है, जो पास्ट ऑफ द पास्ट में पहले हो चुकी है, उसे पास्ट परफेक्ट कहते हैं, और वहाँ पे हैड के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। और जो नियरेस्ट पास्ट में होता है वहाँ पे हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, यानी कि यहाँ पे टोल्ड का इस्तेमाल होगा। यानी वो जा चुका था, वो घटना पहले घट चुकी है, तो यहाँ पे लेफ्ट बिल्कुल गलत है। यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हैड लेफ्ट। और यहाँ पे टोल्ड का इस्तेमाल बिल्कुल सही है। तो एक तरफ हमें इस्तेमाल करना है पास्ट ऑफ द पास्ट में जो घटना घट चुकी है, पास्ट परफेक्ट, और जो नियरेस्ट पास्ट में हुई है, ठीक उसके बाद हुई है, वहाँ पास्ट इनडिफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरे में पास्ट परफेक्ट टेंस का, यानी कि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का। स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस बहुत बार डिस्गाइज में बहरूपिया बन के लंबे लंबे सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेंस कई जगह आता है। बस आपको इसको अच्छे से पढ़ के इसके टेंस के फ्लो को समझने की ज़रूरत है। आई होप आपको ये पहला 3 क्वेश्चन समझ में आ गया हो। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, जॉन वुड हैव टोल्ड यू द ट्रूथ इफ़ यू हैड आस्क्ड हिम। यहाँ पे देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मेरे पिछले वीडियो में ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आए थे और जिन्हें मैंने बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने वहाँ सॉल्व करा था। आप बताइए यहाँ पे कहाँ पे एरर है? जॉन वुड हैव टोल्ड यू द ट्रूथ इफ़ यू हैड आस्क्ड हिम। सबसे पहले देखिए इफ़ यू हैड आस्क्ड हिम, यहाँ पे इफ़ नाम के कंजंक्शन के साथ हमने सेंटेंस को शुरू किया है। इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? सब क्लॉज, ठीक है। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सब क्लॉज। और जो मेन सब्जेक्ट से शुरू हुआ है, जहाँ पे कोई कंडीशनल
ज्वाइनर या कंजंक्शन नहीं है, इसे कहते हैं मेन क्लॉज। क्लॉज क्या होते हैं? क्लॉज इज अ स्मॉलर सेंटेंस विद इन अ बिगर सेंटेंस विच हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड विच कन्वेज अ सेंस इन अ सेंटेंस, जो एक अपना सब्जेक्ट हो, प्रेडिकेट हो और जो मीनिंग बताता हो। तो ये जो इफ़ यू हैड आस्क्ड हिम, यदि तुमने उसे पूछा होता था, तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है, ये सेंस में बिल्कुल भी इनकम्प्लीट है, इसलिए इसे हम सब क्लॉज कहते हैं। अब आप देखें, इसका रूल्स ये है कि जब भी सब क्लॉज में, डिपेंडेंट क्लॉज में, इनकम्प्लीट क्लॉज में अगर हैड का इस्तेमाल हुआ हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हम अगर ये कहें कि पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है, जी हाँ, पास्ट परफेक्ट टेंस जहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में हमारा जो मेन क्लॉज होता है वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? वहाँ पे हम वुड यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, वुड के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे वुड है, हैव है और टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड भी है, ये भी सही है। और हमारा सब क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है, वो भी सही है। इसको आप उल्टा भी समझ सकते हैं कि अगर मेन क्लॉज में वुड के साथ हैव और टोल्ड का इस्तेमाल हुआ हो तो इस तरफ हम, यानी कि जो सब क्लॉज है, जो डिपेंडेंट क्लॉज है, वह हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। कई बार ये सेंटेंस एग्जाम में आ चुका है, यहाँ भी है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, माई सिस्टर रेड पेजेस बाय पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये नाउन का एप्लीकेशन काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे नाउन का एप्लीकेशन, जी हाँ, जी बिल्कुल नाउन का एप्लीकेशन है। प्रीपोजिशन हो और प्रीपोजिशन के पहले नाउन हो और उसके बाद भी वो सेम नाउन रिपीट हो। देखिए यहाँ बीच में अगर प्रीपोजिशन हो, उसके पहले नाउन दिया हुआ है और उसके बाद में भी उसी नाउन को रिपीट किया, जैसे कि यहाँ देखिए आफ्टर जो है एक प्रीपोजिशन है और उसके पहले पेज एक नाउन है, उसके बाद भी सेम नाउन को रिपीट किया गया है। तो याद रखें ये कभी भी प्लूरल सेंस में इस्तेमाल नहीं होगा, यानी कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन अगर इस सेंस में अगर ये होता है तो ये दोनों नाउन जो इस्तेमाल होते हैं सेंटेंस में, ये दोनों हमेशा सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे सिटी आफ्टर सिटी, विलेज आफ्टर विलेज, पेज आफ्टर पेज, है कि नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशंस डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सेलेक्टेड बट ऑन हाउ यू हैव रिटन देम। योर सक्सेस, ठीक है, कहाँ? इन द IAS एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो योर सक्सेस क्या है? योर सक्सेस सिंगुलर है, कहाँ हो रहा है, हमें उससे क्या मतलब, ठीक है। हमारा जो एक्चुअल इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है वो कौन है? योर सक्सेस, ये हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है। और एक जनरल फैक्ट, जी हाँ, एक फैक्ट बताया जा रहा है, एक जनरल फैक्ट को यहाँ पे बताया जा रहा है। तो जनरल फैक्ट जो है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है, जी हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। तो चूंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो वर्ब में तो एस है, बिल्कुल सही है। सो यहाँ पे नॉट ओनली कंजंक्शन इस्तेमाल किया गया है, नॉट ओनली नाम के कंजंक्शन का इस्तेमाल किया गया है। नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सेलेक्टेड बट ऑन, देखिए यू हैव रिटन देम, मिल गया ना। जब हम नॉट ओनली नाम के कंजंक्शन को यूज़ करते हैं तो उसके साथ बट ऑल्सो का इस्तेमाल होता है, बट ऑन का नहीं। ऑन लगा सकते हैं उसके बाद, लेकिन नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, टुगेदर विथ, इस तरह से हम सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। और ये भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने अपने पिछले वीडियो में शानदार तरीके से मैंने इससे एक्सप्लेनेशन दिया है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो ये पेयर में यूज़ होते हैं और दो अलग अलग चीज़ों के लिए इनका इस्तेमाल होता है। दो अलग अलग सब्जेक्ट हो, नाउन हो, सेंटेंस फ्रेज हो, इडियम्स हो, कुछ भी हो, तो जिन दो अलग अलग चीज़ों के लिए इनका इस्तेमाल हुआ है, ठीक एक के पहले नॉट ओनली और दूसरे के पहले, ठीक दूसरे के पहले बट ऑल्सो का इस्तेमाल करना है और सही जगह पे इस्तेमाल करना है। यहाँ नॉट ओनली का इस्तेमाल हुआ है फ्रेज के साथ, व्हाट पेपर्स यू हैव सेलेक्टेड, और दूसरा फ्रेज है हाउ यू हैव रिटन देम, है कि नहीं। तो एक के पहले नॉट ओनली का इस्तेमाल हुआ है तो दूसरे के पहले बट ऑल्सो का इस्तेमाल भी होना चाहिए। तो यहाँ पे बट के बाद ऑल्सो का इस्तेमाल होगा, जी हाँ, बट ऑल्सो ऑन हाउ यू हैव रिटन देम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? हेवी रेन प्रिवेंटेड अस टू गो टू द सिनेमा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या मिस्टेक है स्टूडेंट्स? देखें, ट्राई करें एक बार, आप लोग कोशिश करें। हेवी रेन ये सब्जेक्ट है, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं। प्रिवेंटेड वर्ब है और ये सेकंड फॉर्म में है, और वर्ब के बाद हम अगर हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा, है कि नहीं? और हम जानते हैं कि वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस होता है, तो बिल्कुल सही है। ओके, कहाँ जाना है? टू गो टू द सिनेमा। अभी यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान में देनी है, कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि प्रिवेंट, प्रोहिबिट, कर्व, ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स। जब हम इस तरह के वर्ड्स का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ जो प्रीपोजिशन होता है वो हम क्या लगाते हैं? फ्रॉम लगाते हैं, और उसके बाद हम जेरांड का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, इसलिए इसे वर्बल नाउन या जेरांड भी कहते हैं। सो यहाँ पे जो गलती वो ये है कि हैवी रन प्रिवेंटेड अस, टू का इस्तेमाल गलत हुआ है, हम यहाँ पे फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे, और ये गो जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? गोइंग हो जाएगा। सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। हैवी रेन प्रिवेंटेड अस फ्रॉम गोइंग टू द सिनेमा। प्रोहिबिट, कर्व, ऐसे वर्ड्स में फ्रॉम के साथ हम जेरांड का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल ना भूले, इसकी नोट्स बना ले। अगला सवाल देखते हैं। इफ़ द मेजॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स इन अ स्टेट प्रॉस्पर, द स्टेट इटसेल्फ वुड प्रॉस्पर। इस सेंटेंस को समझने के लिए मैं पहले आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो आउट। ओके, इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो आउट। इस चीज़ को ध्यान से देखिए, यहाँ सॉरी यहाँ इफ होगा। इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो आउट। यहाँ पे जो सेंटेंस को हम लोगों ने स्टार्ट किया है वो हमने किससे स्टार्ट किया है? सेंटेंस को हमने स्टार्ट किया है इफ से। ठीक है, और ये देखिए इफ़ इट रेन्स, यदि बारिश होती है। अगर हम इतना बोल के छोड़ देते हैं, इसकी मीनिंग जो है वो इनकम्प्लीट है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे कई नाम से पुकारते हैं। इसे डिपेंडेंट या हम सब क्लॉज कहते हैं। डिपेंडेंट या सब, क्योंकि ये अपने पूरे मीनिंग को देने के लिए इस मेन क्लॉज पे, जिसकी शुरुआत एक सब्जेक्ट से होती है फॉलोड बाय वर्ब, ठीक है, इसे हम लोग मेन क्लॉज कहते हैं। तो टेंस का नियम कहता है कि अगर सब क्लॉज में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, यहाँ देखें रेन के साथ एस है क्योंकि इट हमारा क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो अगर सब क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज में अगर हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया है तो जो हमारा मेन क्लॉज होगा वहाँ हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी हाँ, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। इसका हम उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर हमारा मेन क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, यानी विल या शैल का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाया गया है, तो जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसका जो अगला काउंटर पार्ट है, यानी कि जो सब क्लॉज है, उसमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होगा, जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाते हैं यदि सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। सेम वही एक्सप्लेनेशन है, इफ का इस्तेमाल यहाँ किया गया है, यानी कि ये जो क्लॉज है ना, ये जो क्लॉज है ये हमारा सब क्लॉज है। ये हमारा कौन सा क्लॉज है स्टूडेंट्स? हमारा सब क्लॉज है। सब क्लॉज में देखिए, इफ द मेजॉरिटी, ऑफ के बाद तो हमें पता है कि हमें प्लूरल नाउन चाहिए, जो कि है, बिल्कुल सही है, कहाँ? स्टेट में। लेकिन हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट कौन है? इफ़ द मेजॉरिटी। हमने यहाँ पे प्रॉस्पर वर्ब का इस्तेमाल किया है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है, यानी कि सब क्लॉज का स्ट्रक्चर हमारा सही है। लेकिन जो हमारा मेन क्लॉज है जो यहाँ से स्टार्ट होता है, द स्टेट इटसेल्फ वुड प्रॉस्पर, यहाँ पे देखिए वुड का इस्तेमाल हुआ है, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ हमने अगर प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे वुड गलत है और विल का इस्तेमाल होगा, प्रॉस्पर हमारा फर्स्ट फॉर्म में है। तो इस एक्सप्लेनेशन के साथ इसको आप लिंक करके देखें, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
If motorists do not observe the traffic regulations, they will be stopped, ticketed and have to pay a fine. This is the perfect example of parallel grammatical structure problem, that is PGS. PGS की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है एग्जाम में, स्टूडेंट्स कभी भी उसको समझ ही नहीं पाते, पकड़ ही नहीं पाते कि हाँ एक फ्लो में चलना है हमको। फ्लो किसका है? टेंस का, नरेशन का, वॉइस का, पार्ट्स ऑफ स्पीच का, आखिर ये फ्लो है किसका? ये प्रैक्टिस करते करते आपको आएगा बच्चों। सो इफ मोटरिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशंस दे विल बी, यानी अगर वो ट्रैफिक रेगुलेशन, अब मोटरिस्ट देखिए प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा क्या होगा? प्लूरल, बिल्कुल सही है, और इफ का इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ देखिए सेम इसके साथ इसको रिलेट कीजिए, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। इफ यानी कि सब क्लॉज, मोटरिस्ट प्लूरल है, वर्ब हमारा प्लूरल होगा, यानी वर्ब में एस और एस नहीं होगा। अगर ये मोटरिस्ट होता तो डज होता, लेकिन मोटरिस्ट है डू होगा। डू नॉट ऑब्जर्व ट्रैफिक रेगुलेशंस, तो हमारा जो मेन क्लॉज है जो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ क्या होगा? विल लगेगा, यहाँ लग गया। हमने बी का इस्तेमाल किया है तो बी के बाद हम क्या करते हैं? बी के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये विल भी जो है स्टॉप के लिए भी कॉमन है, टिकटेड के लिए भी कॉमन है, और हमारा आगे जो वर्ब आने वाला है उसके लिए भी कॉमन है कि नहीं? अगर दोनों के लिए कॉमन है तो हमारा यहाँ गलती क्या है? दे विल बी स्टॉप्ड, टिकटेड एंड यहाँ पे हैव टू पे अ फाइन बिल्कुल गलत है, जो पीजीएस पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को बिल्कुल वायलेट करता है। आपका आपने यहाँ एक वर्ब इस्तेमाल किया थर्ड फॉर्म में, आपने यहाँ एक वर्ब थर्ड का इस्तेमाल किया, आपने यहाँ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ तो जो तीसरा वर्ब है कि उनको स्टॉप भी किया जाएगा, उनको टिकट भी दिया जाएगा और उन पर फाइन भी किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे केवल एक ही वर्ब आएगा एंड फाइंड। बाकी ये सारा फ्रेज जो है यहाँ से गलत है। सी पार्ट में हमारा एरर था, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल था पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि क्या होगा? इफ मोटरिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशंस दे विल बी स्टॉप्ड, दे विल बी टिकटेड एंड दे विल बी फाइंड। लेकिन विल बी को तो हमें एक ही बार लिखना है, बार बार रिपीट तो करना है नहीं, है ना, क्योंकि वो कॉमन है तीनों वर्ब के लिए। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। He asked, supposing if he fails, what he would do? क्या एरर लग रहा है बच्चों आप लोग को? यहाँ पे क्या एरर है आप बताइए। सपोज और इफ दोनों में क्या अंतर है? दोनों सेम है। सपोज का भी वही मीनिंग है जो इफ का मीनिंग है, और दोनों को सेंटेंस में यूज करके सेंटेंस को सुपरफ्लुअस बना दिया गया है, एम्बिगस बना दिया गया है, जबकि ज़रूरत ही नहीं है। जब हम किसी सेंटेंस में द रीज़न का इस्तेमाल करते हैं तो बिकॉज की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज का इस्तेमाल करते हैं तो रीज़न की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ या तो सपोज यूज़ करेंगे या इफ़ का इस्तेमाल करेंगे, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। आइदर सपोजिंग या इफ़ का इस्तेमाल करेंगे, कोई एक। तो हम इफ़ को हटा सकते हैं या फिर सपोजिंग को हटा सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन 56। द पीपल ऑफ एंशिएंट इंडिया वर मोर सिविलाइज्ड देन एंशिएंट यूरोप। तो यहाँ पे क्या मिस्टेक है स्टूडेंट्स? ट्राई करें, कोशिश करें आप भी मेरे साथ। देखिए द पीपल सब्जेक्ट है, ये प्लूरल है। पीपल, पुलिस, ये सब क्या है? प्लूरल नाउन है। कहाँ के? एनिशिएंट इंडिया के। ओके, वर्ब का इस्तेमाल किया, आपको पता है वर्ब हमेशा सब्जेक्ट को फॉलो करता है, तो हमारा सब्जेक्ट एनिशिएंट इंडिया नहीं है, या ऑफ के बाद आने वाले एलिमेंट्स नहीं है, बल्कि हमारे सेंटेंस की शुरुआत हुई है किससे? द पीपल से। तो ये जो वर्ब है पीपल को फॉलो करेगा, ना कि एनिशिएंट इंडिया को। पीपल प्लूरल है, वेर हमारा सही है, पास्ट टेंस में हम बातें कह रहे हैं, ठीक है। मोर सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड का जो कंपैरेटिव फॉर्म होता है मोर से लगता है, और इसके साथ जब कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ करेंगे तो देन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक तो ठीक है। सो द पीपल ऑफ एनिशिएंट, यानी हम एनिशिएंट इंडिया के पीपल को क्या कह रहे हैं? मोर सिविलाइज्ड कह रहे हैं। किसकी तुलना में? एनिशिएंट यूरोप। आप यहाँ देखें दोनों में क्या गड़बड़ है? बहुत बड़ी गड़बड़ है। जी हाँ, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। आप ज़रा देखें, हम पीपल की है ना, हम एनिशिएंट इंडिया, एनिशिएंट यूरोप, ये दोनों ठीक है, ये दोनों ठीक है, पर कंपैरिजन एनिशिएंट इंडिया और एनिशिएंट यूरोप के बीच तो नहीं हो रही है। हम एनिशिएंट इंडिया के पीपल को एनिशिएंट यूरोप के पीपल से कंपेयर कर रहे हैं ना, है कि नहीं? यानी कि हमारा एरर जो है पार्ट सी में है। आप पीपल को किसी कंट्री के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं?
पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। याद आया आपको जो मैंने कहा था? जी हाँ, इसलिए यहाँ देन के बाद आफ्टर देन हमें यहाँ दैट ऑफ लगाना होगा। द पीपल ऑफ एनिशियंट इंडिया वर मोर सिविलाइज देन दैट ऑफ, या यहाँ पे दोज ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि पीपल यहाँ पे क्या है? प्लूरल है। हम पीपल को किसी कंट्री के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, पीपल को पीपल के साथ, कंट्री को कंट्री के साथ कंपेयर करना है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में कंपैरिजन में एडजेक्टिव चैप्टर्स पार्ट्स ऑफ स्पीच से काफ़ी पूछे जाते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? द लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ द टैक्स डिफॉल्टर्स वर पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। सी यहाँ देखिए वर्ब, ये है प्लूरल वर्ब जो कि पास्ट टेंस में है। ठीक है, पास्ट टेंस में हो सकता है और ठीक इसके पहले डिफ़ॉल्टर्स है, तो ऐसा लगता है कि ये वर्ब जो है सही है। बिल्कुल नहीं। मैंने हमेशा अपने पहले वीडियो में बोला है कि ट्राई टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल सब्जेक्ट विच स्टार्ट द सेंटेंस। तो यहाँ देखिए द लिस्ट किसका? द नेम्स ऑफ द टैक्स डिफॉल्टर्स। क्या मतलब है हमें इससे? ये होने चाहिए प्लूरल, क्योंकि वन ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ के बाद जब हम किसी नाउन का जब इस्तेमाल करते हैं तो वो प्लूरल सेंस में होता है, जो कि यहाँ है। लेकिन हम उनके नाम, जो टैक्स डिफॉल्टर्स के जो नाम है, हम उनके लिस्ट की बात कर रहे हैं। और लिस्ट की स्पेलिंग देखिए LIST है। ये हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट है बच्चों। ये हमारा क्या है? एक्चुअल सब्जेक्ट है। और अगर लिस्ट हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट है तो ये सिंगुलर है, तो हमारा वर्ब यहाँ वेयर गलत है, हमारा वर्ब होगा वाज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वन ऑफ माई फर्मेस्ट बिलीफ इज दैट नथिंग कैन सब्स्टिट्यूट हार्ड वर्क। सही बात है, हार्ड वर्क को कोई सब्स्टिट्यूट कर नहीं सकता। जितनी कठिन मेहनत आप करेंगे उतना ऊपर आप उठते जाएंगे सक्सेस की ओर। अभी मैंने आपको डिस्कस किया था क्वेश्चन 57 में, जहाँ मैंने कहा था वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, है ना। जब इस तरह के हम कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो ये ऑफ के बाद हमारे जो नाउन होते हैं वो प्लूरल होते हैं, लेकिन हमारा जो वर्ब होता है वो वन के हिसाब से होता है, जो सिंगुलर है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बिलीफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स बहुत सारे हो सकते हैं, पर हम वन ऑफ, उनमें से किसी एक की बात कर रहे हैं। बिलीफ नाउन है, लेकिन ये क्या है? सिंगुलर है। यहाँ क्या हो जाएगा? ये बिलीव्स। ठीक है, तो ये हमारा सही जवाब होगा। ए नंबर का मिस्टेक था, वर्ब हमारा सही है, नाउन हमारा गलत है। अगला सवाल देखें। द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्टोरेट। सो ये भी नाउन, दिस इज द प्रॉब्लम रिलेटेड विथ नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच। बहुत ही शानदार सवाल है। इसके पिछले वाले वीडियो में ऐसा ही एक क्वेश्चन था, लेकिन वहाँ प्रिंसिपल के पहले द मिसिंग था। वहाँ पे क्या था? द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल। तो जब आर्टिकल का इस्तेमाल पहले नाउन के साथ हो, फर्स्ट नाउन के साथ हो, दूसरे के साथ अगर ना हो, इसका मतलब पोस्ट यहाँ दो है, लेकिन हम एक ही इंसान की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, जो सेक्रेटरी भी है और प्रिंसिपल भी है। लेकिन यहाँ द आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल सेक्रेटरी के साथ भी हुआ है और प्रिंसिपल के साथ भी हुआ है। इसका मतलब वी आर हेयर टॉकिंग अबाउट two different persons. The first one is the secretary and the other one is the principal. दो अलग अलग लोग हैं, यानी हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक जो सब्जेक्ट है वो दो लोगों के बारे में बात करता है, टू पर्सन्स के बारे में बात करता है, और हमने उसको एंड नाम के कंजंक्शन से जोड़ा है। यानी हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है, और बाकी सब कुछ सही है, यानी कि ये नो एरर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द स्टूडेंट्स टेक्स इंटरेस्ट इन द जनरल वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स। अब अगर हम यहाँ चीज़ों को देखें अच्छी तरह से तो हम क्या देखते हैं? हमने यहाँ नाइदर और नॉर, ये जो कंजंक्शन है, हमने इनसे ज्वाइन किया है। पिछले वीडियो मैंने इसको काफ़ी बेहतरीन ढंग से डिस्कस किया है, यहाँ भी करूँगा। जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी समझ में आना चाहिए। नाइदर के बाद एक सब्जेक्ट है जिनके लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक उसके पहले नाइदर का इस्तेमाल होगा, और दूसरा जो अलग चीज़ है स्टूडेंट्स, उसके पहले नॉर का इस्तेमाल हुआ है। और यही पैटर्न, यही पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हमें चीज़ें फॉलो करनी है कि नाइदर नॉर का इस्तेमाल जिन दो अलग अलग चीज़ों के लिए हुआ है, ठीक उनके पहले उसका इस्तेमाल हो तो सही है। लेकिन वर्ब हमारा गड़बड़ हो गया। क्यों?
नाइदर नॉर, आइदर और, जब इस तरह के चीज़ों से हम चीज़ों को, जब हम नाउन्स को या दो चीज़ों को ज्वाइन करते हैं तो हमारा आने वाला वर्ब जो है वो ठीक अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। जी हाँ, जो सबसे सामने होता है वर्ब के उसी के हिसाब से आता है। और यहाँ देखिए कौन है, स्टूडेंट्स, और ये क्या है, प्लूरल है, लेकिन टेक्स्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है। एस यहाँ पे नहीं होगा, सही जवाब होगा टेक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी टू फाइंड द हाउस। ठीक है, वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी टू फाइंड द हाउस। अब यहाँ पे देखिए क्या मिस्टेक है, क्या आप बता सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ मिस्टेक क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कोशिश करें एक बार आप देखें किस पार्ट में मिस्टेक है। वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी टू फाइंड द हाउस। पहले क्वेश्चन की तरह ही डिफिकल्टी जो वर्ड है, सबसे पहले डिफिकल्टी के साथ हम टू नाम के प्रीपोजिशन को पहली बात तो हम यूज़ नहीं करते। डिफिकल्टी के साथ हम इन यूज़ करते हैं, और जब हम इन यूज़ करते हैं तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम यहाँ पे आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, यानी फाइंड यहाँ गलत है और यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा फाइंडिंग। यानी वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द हाउस। सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से और डिफिकल्टी के जो वर्ड का नेचर है इन प्रीपोजिशन लेगा और वर्ब में आईएनजी का इस्तेमाल होगा। अगला सवाल देखते हैं। पेशेंस एज वेल एज परसिवियरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। पेशेंस एज वेल एज परसिवियरेंस ज्वाइन किससे किया गया है, एज वेल एज। सो एज वेल एज, विथ, उसके अलावा टुगेदर विथ, ये जो कंजंक्शन है जब हम इनसे सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं ये दो सब्जेक्ट्स के बीच में आता है। ये सब दो सब्जेक्ट्स के बीच में आता है, दो एलिमेंट्स के बीच में आता है। जब ये ज्वाइन करते हैं सेंटेंस को, जब ये सेंटेंस को ज्वाइन कर देते हैं तो इसमें आपको ध्यान देना है कि हमारा जो वर्ब का इस्तेमाल होगा, जो कि यहाँ आर इस्तेमाल हुआ है, वो हमेशा जो ज्वाइनिंग वर्ड है एज वेल एज, विथ या टुगेदर विथ, सेंटेंस के फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा, फर्स्ट एलिमेंट के हिसाब से होगा जिसने सेंटेंस को शुरू किया है। और वो कौन है, पेशेंस। पेशेंस यानी कि धैर्य, इसे हम काउंट नहीं कर सकते, इसका प्लूरल नहीं बना सकते, इसे कहते हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो हमारा वर्ब प्लूरल कैसे होगा, क्या होगा, इसका इस्तेमाल होगा। जी हाँ, पेशेंस एज वेल एज परसिवियरेंस इज नेसेसरी फॉर सक्सेस। ऐसे ज्वाइनिंग वर्ड के साथ जब हम ज्वाइन करते हैं तो वर्ब हमेशा सेंटेंस के पहले सब्जेक्ट के अनुसार आता है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट यूज्ड इन अ सेंटेंस। अगला सवाल देखें। द पासर बाई टोल्ड अस वेयर वॉज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू इट। पासर बाई ने हमें बताया कि मैरिज हॉल कहाँ था और ऐसा कि हमें वहाँ लेके भी गया। क्या एरर है यहाँ पे स्टूडेंट्स, बताएं जरा। सबसे पहले देखिए यहाँ फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, हो भी नहीं सकता है। वेयर का इस्तेमाल सेंटेंस के बीच में एज अ ज्वाइनिंग वर्ड हुआ है, एज अ ज्वाइनिंग वर्ड हुआ है। पासर बाई टोल्ड अस, टोल्ड, यहाँ पे सीधे सीधे नरेशन का इस्तेमाल हुआ है। जी हाँ, नरेशन यानी कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में जब सेड टू अस होता है तो उसे इनडायरेक्ट में हम टोल्ड अस लिखते हैं, सेड टू के लिए हम टोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। बेसिक ग्रामेटिकल चैप्टर में जब मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा, शानदार वीडियो बनाऊंगा और आपको नरेशन लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो जाएगा। आपको दूसरे किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। और सिर्फ रूल्स नहीं, सिर्फ नरेशन नहीं, इसे कैसे एग्जाम में अप्लाई करते हैं और SBI PO तक के डिफिकल्ट टाइप के नरेशन में आए हुए क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करेंगे वो भी सिखाऊंगा। यहाँ देखते हैं। सो दिस इज अ केस ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में हमने यहाँ वेयर का इस्तेमाल किया है WH वर्ड को एज अ ज्वाइनिंग वर्ड के रूप में। और ये क्वेश्चन मार्क तो है नहीं। जो WH क्वेश्चन सेंटेंस जो होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले WH वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, है ना, फिर हम लोग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, और उसके बाद हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हमारा सेंटेंस फुल स्टॉप है, नॉर्मल सेंटेंस है, हम वेयर के बाद कभी भी वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दिस इज नॉट एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, दिस इज अ सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस एंडेड विद अ फुल स्टॉप।
तो यहाँ पे वास को गलत जगह इस्तेमाल किया है। हमारा सब्जेक्ट था द मैरिज हॉल, ये वास के जगह पे आएगा और वास यहाँ पे आएगा, यानी हमारा आंसर क्या होगा, वेयर द मैरिज हॉल वाज। वेयर वाज द मैरिज हॉल, इस जगह पे ये गलती पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आता कि यहाँ पे पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का कौन सा पार्ट मिसिंग है। जी हाँ, नरेशन का पार्ट मिसिंग है, नरेशन से जुड़े हुए पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के एरर हैं, इन्हें पहचानना होगा। मैं सिखाऊंगा आपको, चिंता मत कीजिए। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। द इंक्रीज इन कंजम्पशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन इनकम। सो हम यहाँ क्या करेंगे, द इंक्रीज इन कंजम्पशन, ओके। तो ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इंक्रीज सिंगुलर है, इज लगा, डायरेक्टली या इन्वर्सली जो भी हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल के बाद हम टू नाम के प्रीपोजिशन को इस्तेमाल करते हैं, आप ध्यान रखिएगा। उसके साथ टू द इंक्रीज इन इनकम। सो यहाँ पे तो कोई हमें लगता है प्रीपोजिशन का इस्तेमाल बिल्कुल सही किया है, सब्जेक्ट भी बिल्कुल सही है, सब्जेक्ट के हिसाब से हमारा वर्ब भी सिंगुलर है, सही है, नो एरर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। इन थाईलैंड माई ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। अब देखिए विथ, अभी मैंने ठीक इसके पिछले स्लाइड में मैंने आपको कुछ कंजंक्शन के बारे में बताया, एज वेल एज विथ, टुगेदर विथ एट्सेट्रा, जिनसे हम दो चीज़ों को ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे माई ब्रदर इन लॉ एंड हिज वाइफ को हमने ज्वाइन किससे किया है, विथ से, है कि नहीं। जब हमने इसे ज्वाइन किया तो मैंने बताया था कि जब भी ऐसे ज्वाइनिंग वर्ड से हम इस्तेमाल करते हैं तो आगे आने वाला जो हमारा वर्ब होगा वो विथ के पहले इस्तेमाल हुए, विथ के पहले इस्तेमाल हुए सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। तो ये जो वर्ब है ये ब्रदर इन लॉ को समझेगा, और हमारा ब्रदर इन लॉ जो है वो क्या है, वो है सिंगुलर। सो हमारा वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। जी हाँ, यहाँ वास का इस्तेमाल होगा, वेयर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत ही शानदार कंजंक्शन का यूज़ है यहाँ पे। स्कैर्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट। आप पहले ट्राई कीजिए, ऐसे क्वेश्चंस मैंने पिछले दोनों वीडियो में मैंने करवाए हैं, ठीक है। आप पहले ट्राई कीजिए, अब बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आप लोग ज़रूर कमेंट करें साथ साथ, ताकि मैं बाद में आपके कमेंट्स को देख सकूँ। मुझे भी खुशी होगी कि आपने पार्टिसिपेट कर रखा है। सो यहाँ पे क्या मिस्टेक है, स्कैर्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट। एरर ढूंढने से पहले मैं इसके रूल्स को डिस्कस करता हूँ। जब भी आप हार्डली या स्कैर्सली शब्द का कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद या तो हम हैड लगाते हैं देन फॉलोड बाय सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, या हम डिड का इस्तेमाल करते हैं फॉलोड बाय सब्जेक्ट कंपल्सरीली एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, हार्डली और स्कैर्सली में देन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता है। जी हाँ, हार्डली और स्कैर्सली के साथ हम व्हेन का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, इसके बाद व्हेन फॉलो होगा, व्हेन के बाद दोबारा सब्जेक्ट आएगा, न्यू सब्जेक्ट, और उसके बाद जब वर्ब आएगी वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी। आई होप समझ में आया होगा आपको। तो स्कैर्सली हैड सही है। एग्जाम में आपको क्या करेगा, स्कैर्सली के बाद आई डाल देगा, उसके बाद हैड डाल देगा, आपको बिल्कुल सावधान रहना है। स्कैर्सली हैड सही है, हैड के बाद सब्जेक्ट सही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म सही है, देन गलत है, यहाँ व्हेन का इस्तेमाल होगा, उसके बाद सब्जेक्ट सही है, और लीव की सेकेंड फॉर्म लेफ्ट भी सही है, यानी कि एरर जो है यहाँ पे देन में था, बी पार्ट में। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सी द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज ही वॉज टू यंग। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं, पूरे वीडियो में आप मेरे साथ हैं, तो ये चीज़ें मैंने अभी अभी इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि जब सेंटेंस में आपने एक बार लिख दिया है द रीज़न और फिर आपने दोबारा लिखा है बिकॉज, तो बिकॉज का इस्तेमाल क्यों करते हैं, रीज़न बताने के लिए तो करते हैं ना। सेंटेंस की शुरुआत के रूप में हम रीज़न इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसे क्यों रिजेक्ट किया गया था, वाई ही वॉज रिजेक्टेड, तो दोबारा हम बिकॉज लगा के सेंटेंस को सुपरफ्लुअस क्यों बना रहे हैं। सो रीज़न हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड, व्हाट इज द यूज ऑफ यूजिंग another word for the same meaning because here, why? It is needless, it is futile, इसकी बिल्कुल भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है।
ऐसे सेंटेंस भी आपको दिए जाएंगे एग्जाम में जहाँ एक ही सेंस के दो वर्ड को रिपीट किया जाएगा, बहुत सावधान रहिएगा वहाँ पे। 68 देखते हैं। टीचर्स कहाँ के? ऑफ वेरियस स्कूल्स। ओके, met to discuss about how to improve the standards of English, how to improve the standards of। अब देखिए यहाँ पे क्या मिस्टेक है, क्या आप में से कोई बता सकता है कमेंट करके यहाँ क्या मिस्टेक है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन SBI PO में कई बार आ चुके हैं। सारे क्वेश्चंस बैंक, SSC, CGL, NDA, CDS वगैरह से ही लिए गए हैं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, शानदार सवाल है। जवाब दीजिए इस सवाल का, कमेंट करें। देखें अगर ध्यान से, दिस इज अ केस ऑफ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन and something where we are prohibited to use the preposition with some specific words like discuss। यहाँ पे कुछ words देखिए, words हैं discuss, एक discuss हो जाता है, दूसरा word है आप देखें describe, उसके बाद और क्या word है आपको याद आ रहा होगा? comprise है कि नहीं? और भी word है despite etc। ये वर्ड आपको याद रखने हैं, ऐसे लिस्ट और भी है जो मैं पिछले वीडियो में डाल रखे हैं। इनके साथ आपको नो प्रेपोजिशन, आपको इनके साथ प्रेपोजिशन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। इसलिए यहाँ जो अबाउट यूज़ किया गया है ये बिल्कुल गलत है, बी पार्ट में हमारा एरर है। डिस्कस, डिस्क्राइब, कंप्राइज, डिस्पाइट, सच वर्ड्स डू नॉट टेक एनी काइंड ऑफ प्रपोजिशन इन इंग्लिश ग्रामर। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। His tradition-bound attitude had to be a constant source of dissatisfaction among the younger members of the family। कोशिश करें और आप बताएं यहाँ पे क्या होगा। देखिए had to be का क्या मतलब होता है? होना चाहिए था। सेंटेंस का मीनिंग क्या ऐसा है? यहाँ पे पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यूज हुआ है। His tradition-bound attitude यानी कि उसका जो परंपराओं से बंधा हुआ जो नियम कानून है, had to be a constant source of dissatisfaction among the younger members of the family। परिवार के दूसरे छोटे सदस्यों के लिए लगातार एक असंतुष्टि का कारण बना हुआ था। यानी कि बहुत पहले से ये उसका ट्रेडिशन बाउंड एटीट्यूड है और अभी तक वो अपने ट्रेडिशन बाउंड एटीट्यूड को छोड़ा नहीं है और इसीलिए परिवार के दूसरे सदस्य जो है हमेशा डिससेटिस्फाइड रहते हैं उनके ट्रेडिशन बाउंड एटीट्यूड से। अगर हम सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार हैड टू बी को यूज़ करते हैं तो ये बिल्कुल मीनिंगलेस है। हैड टू बी का मतलब होता है उनके ट्रेडिशन बाउंड एटीट्यूड जो है फैमिली के दूसरे छोटे मेंबर के लिए असंतुष्टि का कारण होना चाहिए था। अरे कारण है, कारण है या था? कारण था, कारण होना चाहिए था तो हम पूछे कि नहीं है, लेकिन वो है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल गलत है, मीनिंगलेस है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमें यूज़ करना है हैड बीन। जी हाँ, हमें ये क्या यूज़ करना है? हैड बीन, क्योंकि ये बहुत पहले से चला आ रहा है। यहाँ पे सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से हैड टू बी मीनिंगलेस है, यहाँ करेक्ट क्या होगा? हैड बीन। बहुत सावधान रहे ऐसे क्वेश्चंस में, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस माने जाते हैं ये सब। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। The two first to arrive were the lucky recipients of a surprise gift। कोशिश करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव के ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव का शानदार एग्जाम्पल है। आपने अगर मेरा क्लास किया होगा तो बच्चों आप लोगों को याद है OCM। जी हाँ, ये किसी कपड़े का ब्रांड नहीं है, बल्कि O फॉर ऑर्डिनल, C फॉर कार्डिनल एंड M फॉर मल्टीप्लिकेटिव। यानी जब भी सेंटेंस में इन तीनों एडजेक्टिव या तीनों में से किन्हीं दो एडजेक्टिव का इस्तेमाल करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस क्रम को अब हमेशा फॉलो करें। यहाँ देखिए टू जो है वो कार्डिनल है और फर्स्ट जो है वो क्या है? ऑर्डिनल है। यानी कि इसको उल्टा कर दिया गया है। मल्टीप्लिकेटिव का मतलब होता है सिंगल, डबल, ट्रिपल, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव। 1 2 3 4 यानी कार्डिनल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यानी कि ऑर्डिनल। तो यहाँ गलत है, हमें इसे फ्लिप करना होगा। फर्स्ट पहले आएगा और टू बाद में आएगा, यानी हमारा आंसर क्या होगा? फर्स्ट टू, है ना? द टू फर्स्ट हो जाए क्या होगा? फर्स्ट टू। याद रखिएगा, हमेशा कभी भी आपको गलती नहीं होगी जब भी ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव में आपको प्रॉब्लम हो रही है। OCM याद रखिए, यानी पहले ऑर्डिनल, कार्डिनल एंड देन मल्टीप्लिकेटिव इस्तेमाल होगा। चलिएगा समझ चलते हैं। No sooner had the cricket match started
व्हेन इट बिगेन टू रेन। अभी अभी मैंने आपको स्कैर्सली और हैडली की जो स्ट्रक्चर है समझाया, मैं आपको नो सूनर का भी स्ट्रक्चर को समझा देता हूँ। जी हाँ, नो सूनर, जब भी नो सूनर का इस्तेमाल होता है इसके साथ भी हम हैड, सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, या डिड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। लेकिन इसके बाद जो यूज़ करते हैं वो वैन नहीं होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, मुझे पता है आप लोगों ने जवाब दिया होगा, मेरा वीडियो आप पहले का देखे होंगे, तो हर स्टूडेंट इस वीडियो को देखने वाला इस सवाल का जवाब जरूर देगा। यहाँ पे देन का इस्तेमाल होगा, वैन का नहीं, क्योंकि वैन का इस्तेमाल हार्डली और स्कैर्सली के साथ होता है, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है। देन के बाद भी सब्जेक्ट आएगा, इट सही है, और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, बिगिन की सेकंड बिगन, ये भी सही है। सो नो सूनर सही है, हैड सही है, सब्जेक्ट सही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म सही है, व्हेन गलत है, देन का इस्तेमाल होगा, सब्जेक्ट सही है और वर्ब की सेकंड फॉर्म सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द सेक्रेटेरिएट कंप्राइजेज ऑफ मेनी एयर कंडीशनड रूम्स। इसका जवाब तो आपको जरूर देना चाहिए कमेंट करके, कि मैंने अभी अभी इसके बारे में मैंने बताया कि देयर आर सम वर्ब्स in English which do not take any kind of preposition after it। तो मैंने क्या क्या एग्जांपल दिया था आपको, डिस्कस, डिस्क्राइब, कंप्राइज, डिस्पाइट एटसेट्रा। दीज आर सम ऑफ द स्पेसिफिक वर्ब्स which do not take any kind of prepositions after it। जी हाँ, कंप्राइज के बाद किसी भी तरह के प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होगा। ओके, अगर कंप्राइज की जगह कंसिस्ट लिखते तो जी हाँ, हम यहाँ पे ऑफ जरूर लगाते। ठीक है, अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 73। यू शुड अवॉइड टू ट्रैवल इन द रश आवर। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोशिश कीजिए एक बार और बताइए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। यू शुड अवॉइड ट्रैवल इन द रश आवर। कमेंट करें। देखिए, देयर आर सम वर्ब्स जिनके बाद हमें जेरंड को इस्तेमाल करना पड़ता है। जी हाँ, यहाँ पे अवॉइड एक ऐसा वर्ब है, इट इज़ अ सच अ वर्ब जिनके साथ हम जेरंड का इस्तेमाल करते हैं। जेरंड कुछ नहीं है, वर्ब के साथ आईएनजी का ही फॉर्म है, लेकिन इसे हम नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, टू यहाँ गलत है, और ट्रैवल जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ट्रैवलिंग। सो हमारा आंसर क्या होगा, यू शुड अवॉइड ट्रैवलिंग इन द रश आवर। यू शुड अवॉइड ट्रैवलिंग इन द रश आवर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन इन द पार्लियामेंट शाउट अपॉन द मिनिस्टर इफ ही मेक्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी कुछ वर्ड्स के बारे में मैंने बात किया है, जहाँ मैंने बताया दिस इज अ केस ऑफ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 74 का। एनीवन? मैं अब कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा और रिएक्ट भी करूंगा, हर एक के कमेंट्स पढ़ूंगा, हर एक कमेंट्स पर रिएक्ट करूंगा। जी हाँ, दी मेंबर्स, ओके, शाउट, मेंबर्स हमारा प्लूरल है, शाउट हमारा प्लूरल है, शाउट्स नहीं है, तो एक एक्चुअल सब्जेक्ट है। लेकिन शाउट वर्ब के साथ हम अपॉन नाम का प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब हम किसी पे चिल्लाते हैं, शाउट फॉलो होता है एट, शाउट एट समबडी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, शाउट एट द मिनिस्टर इफ ही मेक्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सो दिस इज अ केस ऑफ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नॉलेज ऑफ, पिछले वीडियो में कितनी बार मैंने ये क्वेश्चंस को लिया है SBI PO के एग्ज़ाम से, और मैंने बहुत बढ़िया ढंग से एक्सप्लेन किया है कि ऑफ के बाद क्या होगा, प्लूरल होगा। देखिए लैंग्वेजेस सही है, टू लैंग्वेजेस, नाउन हमारा प्लूरल है, सही है, प्लूरल नाउन। लेकिन हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट कौन है, नॉलेज। नॉलेज क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ज्ञान, ज्ञान को तो हम गिन नहीं सकते, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, इसमें एस और ये सब नहीं लगाते हैं, नॉलेजेस नहीं कह सकते। तो हमारा जो सेंटेंस का वर्ब, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ना। वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है कि नहीं स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लेकिन वर्ब तो एग्री नहीं है, हमारा सब्जेक्ट नॉलेज है और वो क्या है, सिंगुलर है, पर हमारा वर्ब प्लूरल है, इसलिए यहाँ क्या होगा, इज होगा। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट टू लैंग्वेजेस इज रिक्वायर्ड टू पास द
एग्जामिनेशन। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आज का आपका ये स्पॉटिंग एरर्स विथ रूल्स वेयर वी आर अप्लाइंग द very knowledge of subject verb agreement so that we may perform excellently in the coming examination of SBI PO, IBPS PO and clerk and other CGL and other state level or central level examination. It is very important that you watch the video from the very beginning to the end so that you may have a very excellent and very clear idea about how to spot the error in a given sentence which is totally memory based questions. यहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस एक भी नहीं है, इसलिए आप बिंदास होकर क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, किन किन टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए, वो भी अपनी फरमाइश आप मुझे दें और मैं आने वाले समय में आपके सभी डिमांड्स को पूरा करूंगा, उन पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। फिर से दीपावली और काली पूजा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।